नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेश राय। राजेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स सामने सामने। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रविवार को बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन करेंगे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले मैच में पश्चिम बंगाल ने मेघालय को हराया। दूसरा मैच पंजाब और केरल के बीच खेला जाएगा। और लवलीना बोरगोहेन की अगुवाई में भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम अभ्यास शिविर में भाग लेने के लिए तुर्की रवाना। और खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। अब से कुछ देर बाद सभी की निगाहें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर लगी होंगी, जहां राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 6 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर तालिका में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। वहीं 6 मैचों में 3 जीत के साथ दिल्ली के 6 अंक हैं और वो छठे स्थान पर है। आइए सुनते हैं इस मुकाबले पर खेल डेस्क की ये खास रिपोर्ट। आईपीएल में आत्मविश्वास से भरी राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल से हो रहा है। सभी की नजरें फिरकी के जादूगर यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के बीच होने वाली टक्कर पर होगी। ऑरेंज कैप होल्डर जोस बटलर और पर्पल कैप होल्डर चहल के फॉर्म को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स इस सत्र की सबसे मजबूत टीमों में से एक बन गई है। मध्यक्रम में शिमरॉन हेटमायर को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी खास नहीं कर सका है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को इसकी कमी नहीं खलेगी क्योंकि ओपनर बटलर इसकी भरपाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के खेमे में कोरोना संक्रमण का साया है, लेकिन इसके बावजूद टीम ने पिछले मैच में पंजाब किंग्स को हराया है। दिल्ली टीम में कलाई के स्पिनर कुलदीप अभी तक लीग में 13 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर है और वो बटलर को अच्छी चुनौती देंगे। कुलदीप, अक्षर पटेल और ललित यादव की कोशिश रन गति पर अंकुश लगाने की होगी, लेकिन बल्लेबाजों की मदद वानखेड़े के पिच पर बटलर को रोकना उनका मेन एजेंडा होगा। उधर राजस्थान के स्पिनर चहल के लिए चुनौती डेविड वार्नर के बल्ले पर अंकुश लगाने की होगी। पृथ्वी शॉ और कप्तान ऋषभ पंत को भी रन बनाने से रोकना होगा। इन दोनों गेंदबाजों के पास बल्लेबाजों को रोकने के लिए तरकश में कई तीर हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन वानखेड़े स्टेडियम में किस टीम के नाम रहता है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल। और राजेश, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और पंत ने कहा है कि इस पिच पर पहले गेंदबाजी करने से हमारे गेंदबाजों को विकेट से मदद मिल सकती है। हम हर मैच में सीखने का प्रयास कर रहे हैं और वो कहते हैं कि 150 से 160 तक के लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है। देखिए, ये जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला है, ये आमतौर पर अगर आप देखें तो पिछले विश्व कप से चला आ रहा है, जब टीमों ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। उसी चीज को इस आईपीएल में भी फॉलो किया जा रहा है कि जो टीमें टॉस जीत रही हैं वो पहले फील्डिंग कर रही हैं ताकि उनके सामने एक टारगेट रहे और उसको उसी हिसाब से वो चेज कर सकें। तो दिल्ली ने पंत ने वही काम किया है कि टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। लेकिन अब ये जरूरी होगा कि दिल्ली की टीम को जोस बटलर को काबू करना होगा, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने एक बढ़िया शतक बनाया था और राजस्थान को एक बड़ा स्कोर बनाने से रोकना होगा। तो ये जब आप टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करते हैं यानी गेंदबाजी करते हैं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपके जो बॉलर्स हैं और आपके जो फील्डर्स हैं वो अपोनेंट को एक संक्षिप्त स्कोर पर रोकें। जी बिल्कुल। और आज एक खास बात यह है कि दोनों ही टीमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई नया प्लेयर शामिल नहीं किया गया। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ दोनों टीमें उतर रही हैं, इसलिए बदलाव की कोई जरूरत थी भी नहीं इसमें। हाँ, दिल्ली के लिए एक बड़ी बात यह है कि उनके जो टीम के प्रमुख कोच हैं रिकी पॉन्टिंग, उनके फैमिली का कोई एक मेंबर कोरोना से संक्रमित पाया गया है और फिलहाल उन्हें आइसोलेशन में डाल दिया गया है उनकी फैमिली को। तो कोच पॉन्टिंग इस मैच में टीम के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन इस बात से टीम को बल मिल सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें और मैच जीतकर अपने जो कोच हैं उनको एक जी बिल्कुल और कमी आई है उसको पूरा कर सकें।
और अगर हालांकि जो पॉन्टिंग की कोरोना रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है, लेकिन टीम के हित में मैनेजमेंट और मेडिकल टीम ने फैसला लिया है कि वो अगले 5 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे। तो हालांकि कहीं ना कहीं टीम के लिए जो है वो जो हेड कोच की भूमिका होती है वो काफी इम्पोर्टेंट होती है, और जब वो पिच पर रहते हैं या जब वो दीर्घा में रहते हैं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं तो कई बार देखिए पिछले मैच में भी दिल्ली के पिछले मैच में भी मैच से पहले कोरोना का मामला आया था जी, लेकिन उसके बाद दिल्ली ने पंजाब के खिलाफ जैसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि 10.3 ओवर में ही पूरा मैच खत्म कर दिया जी, और पंजाब को उन्होंने 115 पे निपटाया और एक विकेट पर 119 रन बनाकर मैच जीत लिया। तो ये जो प्रदर्शन था दिल्ली का पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ, वो राजस्थान के खिलाफ भी वैसा ही प्रदर्शन दोहराना चाहेंगे। लेकिन राजस्थान की टीम जो है काफी मजबूत टीम है, बैटिंग के लिहाज से भी और बॉलिंग के लिहाज से भी। अगर आप उनकी राजस्थान की बॉलिंग को देखें तो उसमें युजवेंद्र चहल जो सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं इस आईपीएल में, और रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने पिछले मैच में आंद्रे रसेल को एक बेहतरीन अपनी कैरम बॉल पे बोल्ड किया था। तो ये जो बॉलिंग है राजस्थान के पास वो दिल्ली के बैट्समैन के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब आप मैदान पे मैच खेलने खिलाड़ी उतरते हैं तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, और आज के मैच के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये मैच वार्नर वर्सेस बटलर है कि कौन किस पे भारी पड़ता है। देखिए वार्नर ने पिछले मैच में एक बहुत बढ़िया हाफ सेंचुरी बनाई थी और पृथ्वी शाह उनके साथ बहुत बढ़िया शुरुआत कर रहे हैं। तो इन दोनों वार्नर और पृथ्वी शाह पर काफी डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम को कैसी शुरुआत दे पाते हैं। अगर दोनों विस्फोटक शुरुआत देते हैं तो दिल्ली का काम आसान हो सकता है, लेकिन इनमें से अगर कोई भी बैट्समैन जल्दी आउट हो जाता है तो फिर दूसरे बैट्समैन पर दबाव बन सकता है। बिल्कुल, और राजस्थान की ओर से पारी का आगाज करेंगे देवदत्त पडिक्कल और ऑरेंज कैपधारी जोस बटलर। 375 रन बना चुके हैं बटलर अब तक। तो बटलर के ऊपर काफी जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दें और एक अच्छे स्कोर तक ले जाने की पूरी कोशिश करें। और बटलर को कहते हैं तेज गेंदबाजी रास आती है, और ऐसे में दिल्ली शायद स्पिनर को उनके सामने उतारने की कोशिश करेगी ताकि उनको बांधा जा सके। कुलदीप यादव को आजमा सकते हैं, लेकिन अब वो डिपेंड ये करता है कि जब आप मैच खेल रहे हैं और मैच खेलते वक्त उस समय आपके जो बॉलर हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं और बैट्समैन को कितना रोक पाते हैं। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर मैच पर बनी रहेगी, आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रविवार को बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के खेल मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने आज बेंगलुरु में बताया कि कोविड के बाद आयोजित हो रहे इन खेलों की तैयारी अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के दूसरे संस्करण में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4500 से अधिक खिलाड़ी 20 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। क्या कुछ होने वाली है इन स्पर्धाओं में, इन खेलों में, बता रहे हैं स्पोर्ट्स डेस्क से नवीन सक्सेना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे सीजन में 200 विश्वविद्यालयों के 4,500 से अधिक एथलीट 20 स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, फील्ड हॉकी, जूडो, कबड्डी, निशानेबाजी, तैराकी, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और कराटे में कुल 257 स्वर्ण पदक के लिए खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। स्वदेशी खेल मलखंभ और योगासन को इस वर्ष विशेष आकर्षण के रूप में जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय खेल बेंगलुरु में 5 स्थानों पर खेले जाएंगे, जिसमें जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस, जैन स्पोर्ट्स स्कूल, कांतिरवा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, फील्ड मार्शल करियप्पा हॉकी स्टेडियम और भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं। प्रसिद्ध भारतीय तैराक श्रीहरि नटराजन मेजबान जैन विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। KIIT विश्वविद्यालय से स्प्रिंटर दुती चंद, बैडमिंटन स्टार साई प्रतीक भी मेजबान विश्वविद्यालय, तीरंदाजी तनिषा वर्मा, टेनिस S लोहिताश बद्रीनाथ KIG 2021 में भाग लेने वाले उल्लेखनीय एथलीटों में से हैं। दिव्यांश सिंह पवार और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर की शूटिंग जोड़ी और टॉप्स विकास एथलीट जसविन एल्ड्रिन लंबी कूद, यशवीर भाला फेंक, सेंड्रा बाबू लंबी कूद, NC सोजन लंबी कूद, अमन कुश्ती, मधु वेदवान रिकर्व तीरंदाजी, उन्नति जूडो, विंका और सचिन सिवाच मुक्केबाजी, मैस्नम मीराबा और शिखा गौतम बैडमिंटन और ONM जुबराज फेसिंग भी सुर्खियों में रहेंगे। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
जी हाँ, ये जो हमारे बडिंग प्लेयर्स हैं इनका जमावड़ा बेंगलुरु में हो रहा है और काफी बड़ी तादाद में इसमें खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है अपनी प्रतिभा दिखाने का, क्योंकि 4,500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें भाग ले रही हैं। तो किस तरीके से आप इन खेलों को देखते हैं, इससे खेलों को किस तरीके से बढ़ावा मिलता है? देखिए, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल में ही कहा था कि ये यूनिवर्सिटी जो गेम्स हैं इनसे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मिल सकते हैं। जी, तो ये जो एक प्लेटफॉर्म सरकार ने उपलब्ध कराया है खिलाड़ियों को, यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों को, कि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करें, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी पहचान बनाएं जी, और अच्छे प्रदर्शन से अपना नाम छोड़ें। बिल्कुल। इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो 2020 में भुवनेश्वर में हुआ था और वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। पिछले साल कोविड की वजह से ये खेल हो नहीं पाए थे और अब लोगों को बहुत इंतजार था और अब ये बड़ी ही तैयारी के साथ खिलाड़ी इसमें आए हुए हैं और जिस तरह का माहौल है वहां पे, जिस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जो स्पर्धाएं हैं, 20 से ज्यादा स्पर्धाएं हो रही हैं जिसमें ये खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 20 से ज्यादा खेल हैं इसमें और खिलाड़ियों के पास हर खेल में अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका रहेगा और जो जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा उसके लिए सरकार की योजनाओं में जगह बनाने की जो मौका है वो खुला रहेगा और खिलाड़ी पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें। और जी बिल्कुल, तो इस तरह के खेलों से पूरी तरह से सरकार की ये कोशिश है कि जो हमारे बडिंग प्लेयर्स हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से उनकी प्रतिभा की पहचान हो सके और उसके बाद उनको राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल स्पर्धाओं में मौका मिल सके। तो ये एक बड़ी पहल जो है खेलों का, जो हम ये कह सकते हैं कि जो बडिंग प्लेयर्स का जो महाकुंभ है वो शुरू होने वाला है और कुछ स्पर्धाएं फिलहाल कल से शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो इसकी औपचारिक शुरुआत है वो रविवार से होगी। इसे हम कुछ नहीं तो एक छोटा मोटा ओलंपिक कह सकते हैं। जी, अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो इसे एक छोटा मोटा ओलंपिक कहा जा सकता है, जहां पर केवल दुनिया के खिलाड़ी नहीं होंगे, भारत की जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं उसके खिलाड़ी अपना परफॉर्म करने आएंगे। तो उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा कि वो अच्छा परफॉर्म करें और अपनी एक जगह बनाएं। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर और स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में हम आपको जो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल हैं इसके जो ताजा अपडेट्स हैं वो आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में हम देते रहेंगे। और अब नजर डाल लेते हैं फुटबॉल पर। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के आज के पहले मैच में पश्चिम बंगाल ने मेघालय को 4-3 से हरा दिया है। दूसरे मैच में अब से कुछ देर बाद पंजाब और केरल आमने सामने होंगे। ये मैच रात 8 बजे खेला जाएगा और अगर हम अंक तालिका पर नजर डालें तो 3 मैचों में 2 जीत के साथ 7 अंक लेकर केरल तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। केरल के खिलाड़ियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। फुटबॉल की बात हो रही है और ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले को कैंसर के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 81 वर्षीय पेले को पिछले सितंबर में कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी जारी रखने के लिए सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि उनकी सेहत ठीक है और वो अच्छी स्थिति में है। पिछले सितंबर में कोलन से ट्यूमर निकाले जाने के बाद से 81 वर्षीय पेले की कीमोथेरेपी के कई सत्रों से होकर गुजरना पड़ा था। अब तक के महानतम खिलाड़ियों में से एक के रूप में माने जाने वाले पेले ने 1363 मैचों के पेशेवर करियर में 1281 गोल्स का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो 21 साल तक उसे कोई टच नहीं कर पाया। ब्राजील के लिए उन्होंने 91 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 77 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। तो पेले की जब हम बात करते हैं तो एक महान खिलाड़ी और उपलब्धियों से भरा सफर उनका फुटबॉल में रहा है। बिल्कुल, एक लीजेंड खिलाड़ी सामने आते हैं जिन्होंने ब्राजील की फुटबॉल को नई ऊंचाइयां दी और अपने खेल से पूरे जो वर्ल्ड का फुटबॉल है उसको मंत्रमुग्ध किया। तो ऐसे किसी खिलाड़ी के साथ इस तरह की चीजें हो जाना थोड़ा सा हैरानी में डालता है, लेकिन
समय है तो उनका इलाज भी चल रहा है और इलाज में जो सावधानियां रखनी चाहिए वो रखी जा रही हैं और उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तो उम्मीद रहेगी कि वो अपना ध्यान रखेंगे और उनके जो परिवार वाले हैं वो भी उनका ध्यान रखेंगे, जिससे कि ये लीजेंड खिलाड़ी लंबे समय तक फुटबॉल की सेवा करता रहे। बिल्कुल, और उन्हें सर्वकालीन महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। 1999 में उनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स जो IFFHS संस्था है उसने उन्हें शताब्दी के फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में चुना और उसी वर्ष फ्रांसीसी साप्ताहिक पत्रिका फ्रांस फुटबॉल ने शताब्दी का फुटबॉल खिलाड़ी चुनने के लिए अपने भूतपूर्व बैलन डी और विजेताओं की सलाह ली और पेले वहां पर भी वो पहले स्थान पर रहे। तो अगर हम देखें तो एक बहुत ही सफल खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस तरह का करियर और किसी भी फुटबॉल का जो भी खिलाड़ी होता है वो उनको फॉलो जरूर करता है। बात करते हैं शतरंज की। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी के लिए तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया है जो 28 जुलाई से 10 अगस्त तक महाबलीपुरम में होने वाली प्रतियोगिता में समन्वय करेगी। सरकार ने इस प्रतियोगिता के लिए 92 करोड़ 13 लाख रुपए मंजूर किए थे। इस ओलंपियाड में 180 देशों के लगभग 3,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट अगर हम देखें इसको तो है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? 1927 में जब शतरंज ओलंपियाड पहली बार हुए थे उसके बाद से ही पहला मौका है जब भारत इन शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है। तो एक ये बड़ा मौका है कि तमिलनाडु चेन्नई इन खेलों की मेजबानी कर रहा है और 180 के आसपास के देशों के करीब 3,500 के करीब खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी, तमिलनाडु सरकार के लिए भी, कि वो इतने बड़े आयोजन की मेजबानी कर रही है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी और ये जो फुटबॉल ये जो शतरंज का जो महाकुंभ हो रहा है इसमें बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं इसके बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और अब बात करते हैं मुक्केबाजी की। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की अगुवाई में भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए विशेष अभ्यास शिविर में भाग लेने के लिए कल तुर्की रवाना हुई। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 6 से 21 मई के बीच तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित की जा रही है। भारतीय टीम इससे पहले इस्तांबुल में ही 5 मई तक अभ्यास शिविर में हिस्सा लेगी। भारतीय टीम शिविर में कजाकिस्तान, तुर्की, अल्जीरिया, पनामा, लिथुआनिया, मोरक्को, बुल्गारिया, सर्बिया, डोमिनिका गणराज्य और आयरलैंड जैसे देशों के मुक्केबाजों के साथ अभ्यास करेगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो ये ट्रेनिंग इनका सेशंस होने जा रहा है। बिल्कुल, वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले ऐसा ट्रेनिंग सेशन करना सभी जो भारतीय मुक्केबाज हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे उन्हें दूसरे देशों के बारे में जानकारी लेने और अपने जो कौशल है उसको जांचने का पूरा मौका मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और लवलीना बोरगोहेन की अगर हम बात करें तो उन्होंने न सिर्फ कांस्य पदक जो है वो देश के लिए उन्होंने जीता बल्कि उनका जो पूरा करियर रहा है वो तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ है और जब भी वो जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है अपना वो काबिले तारीफ है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राजेश, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर अपनी विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।